आप लोगों ने स्कूल में कॉम को अपने बालों से रब करके कागज उठाने का जादू जरूर किया होगा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि उसके पीछे लगने वाली फिजिक्स क्या है? तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उस जादू के पीछे लगने वाली फिजिक्स को एक चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जब आप दो चार्जेस को पास में रखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो चार्जेस होते हैं आपके पास बच्चों दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बच्चा पार्टी? दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारे पास बच्चा पार्टी नेगेटिव चार्ज। तो ये दो टाइप के चार्ज हो गए। अब जब आप इन्हें पास में रखेंगे तो क्या होगा? ये एक फोर्स जनरेट करेंगे, एक फोर्स को यहां पर फॉर्म करेंगे। तो वही फोर्स लगने वाला चार्जेस में, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो चार्ज होता है, अगर आपने अपोजिट चार्ज को रखा तो अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेम चार्जेस हमेशा रेपल करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी कि सेम चार्जेस रेपल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। इसके बाद चलते हैं भैया, अब क्या होगा? नेक्स्ट आपके पास आया कि चार्ज हमारे पास अगर दिया हुआ है तो भाई हमारे पास तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो तीनों के मासेस भी होंगे और तीनों के चार्जेस भी होंगे। उसे एक बार देखते हैं। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं कितना होता है भैया? ये होता है हमारे पास माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब कूलाम क्या है? कूलाम यूनिट है। किसकी यूनिट है? चार्ज की। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, मैं यहां पर यह लिखूंगा दैट कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे आप लोग? कूलाम, यानी कि सी यूनिट है। किसका यूनिट है बच्चा पार्टी? यूनिट ऑफ चार्ज। किसका यूनिट है यहां पर? ये चार्ज का यूनिट है। इतना क्लियर है? अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा, बाकी के भी देखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा भाई प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज में नेगेटिव लगता है और प्रोटॉन का चार्ज आपका पॉजिटिव रहता है। तो वहीं अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन पे, जीरो। कैसा चार्ज होता है भैया? जीरो। और एक बात याद रखना, अभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं, ठीक है? चलिए मास की बात कर लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बहुत जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और यूनिट क्या रहेगी? केजी। तो आपने लिखा सर ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 केजी। और होता क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका मास लगभग सेम होता है, बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक है? तो आप यहां लिखते हैं प्रोटॉन के मास को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 27 केजी। ये देखो, देख रहे हो बच्चा पार्टी? ये कितना? माइनस 27। ये भी सेम है। ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर में माइनस में 27 केजी। यानी कि सेम रहते हैं। क्या इतना क्लियर है? समझ आ रहा है क्या आपको? आप लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा? सिंपल सी चीज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, देन आप लोगों ने उनमें चार्ज और मास के नंबर पढ़े। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा, अब अगली कैटेगरी आई भैया मास कंपैरिजन। बड़ा मस्त टॉपिक लगता है मेरे को, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, चलो एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं इसे। मैंने आपसे कहा कि बताओ भैया, एक है 2 केजी का मास, ठीक है? एक है 2 केजी का मास और एक है 5 केजी का मास। दूसरा मास क्या है हमारे पास? 5 केजी। मतलब एक है 2 केजी, एक है 5 केजी। बताओ भारी कौन? मैंने बोला मास किसका ज्यादा है? तो आपने कहा सर इसे ए ले लो और इसे बी ले लो। मैंने कहा ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सीधी सी बात है, 5 किलो ज्यादा है 2 किलो से। अरे हाँ या ना? तो मैंने कहा सही बात है। तो आपने बोला सर कि मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, दैट्स इट। तो बी का जो मास है वो ज्यादा है ए से। मैंने कहा बहुत सही यार, तुम्हें तो सब कुछ आता है। लेकिन यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने आपको केजी में कुछ बताया ही नहीं। मैंने ये बोला ही नहीं कि ये 2 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिंपल आपको एक क्राइटेरिया दिया, वो समझाता हूं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सी एक चीज दे रहा हूं आपको। तो आपने कहा सर क्या ऐसा क्या देंगे आप? मैंने कहा ये ले भाई, ये ले। मैंने कहा 2 बॉडी हैं आपके पास, ये लो 2 बॉडी हैं। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा एक में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब समझते रहना चीजों को। मैंने कहा एक में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन थोड़ा सा कम। तो मैंने कहा नेगेटिव चार्ज है थोड़ा सा कम, ठीक है? लेकिन मेरे पास दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी में मैक्सिमम बच्चों नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा और पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा कम। समझ आया? ये ले भाई, ये ले, पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा कम, नेगेटिव भरा पड़ा है, इसमें नेगेटिव भरा पड़ा है और यहां पर पॉजिटिव भरा पड़ा है। मैंने बोला ये हो गया ए और ये हो गया बी।
देखो आप लोगों ने केजी वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी कर लिए। मैंने कहा मेरे पास 2 मास है, एक हीरा और एक हीरा, भाई सिंपल सी चीज है। मेरे पास हाथ है, यहां पर मार्कर रखा है, यहां पर नहीं रखा, तो जिसमें मार्कर रखा उसका वेट ज्यादा हो गया, सिंपल सी चीज। तो 2 केजी और 5 केजी को तो आपने बहुत अच्छे से कंपेयर कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बिहाफ पर मुझे मास को कंपेयर करके बताओ, अब क्या आपका आंसर आएगा? चले बच्चों ये सिखाता हूं मैं आपको। एक बात याद रखना, हमारे पास क्या होता है कंप्लीट न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहां पर नेगेटिव ज्यादा, यहां पॉजिटिव ज्यादा। क्या नेगेटिव ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिस में प्रेजेंट हो गए क्या? अरे हाँ या ना? क्या पॉजिटिव ज्यादा होने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? आप कहोगे यस सर, तो लिख के बता दो इसे। तो मैंने कहा आपसे, देखो समझो, बी वाले के अंदर, अब समझते रहना, फ्लो चार्ट से ही समझ आ जाएगा। बी वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ या ना? जबकि ए वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। ये एरो का साइन आपको समझ में आ रहा है? ये ज्यादा है और ये कम है। अब होता क्या है, एक बात बताओ यार, जब भी एक ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही परमिशन है एक शेल से दूसरी शेल में जाने की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मस्त अपना न्यूक्लियस में पैक रहते हैं। यानी प्रोटॉन कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कंबाइंडली आपके न्यूक्लियस में रहते हैं, उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। जब पॉजिटिव चार्ज को बाहर जाने की परमिशन है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कभी भी मास को कंपेयर नहीं किया जाता। इट मींस कि अगर किसी भी बॉडी में, मैंने क्या कहा, किसी भी बॉडी में, यहां पर देखेंगे, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा किसी भी बॉडी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हमें पता चला जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम उसका मास कम। और रीजन क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने की परमिशन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूं। मान लेते हैं हमारी ये क्लास है, ठीक है, आपकी और हमारी क्लास है, यहां पर 10 बच्चा बैठा है, वहां सामने वाली क्लास में भी 10 बच्चा बैठा है। एक पतला सा बच्चा जिसका मास बहुत कम है, मैं कह रहा हूं ऐसा मान लो कि हाइपोथेटिकल मान लो 10-15 किलो का है, तो 10-15 किलो के बच्चे को आप जिस भी क्लास में बिठा देंगे वो एक्स्ट्रा हो गया उन 10 बच्चों के अलावा। वो जहां भी जाके बैठे वहां पर मास को बढ़ा देगा। सेम कंडीशन बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहाफ पर बहुत कम है, लेकिन कम होने के बावजूद फर्क इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन को परमिशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। इट मींस मैं यहां पर अगर आपको एक नोट लिखवाना चाहूं, सिंपल सा, मैंने कहा अगर मैं नोट लिखवाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब मास ज्यादा, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कम तो मास कम। मैंने कहा बच्चों इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया कम, तो इट मींस क्या हो गया? मास आपके पास हो गया कम। क्या इतना क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, हाँ या ना? क्लियर? अब बताओ, अब इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर बताओ ए का मास ज्यादा या बी का? तो आप बोलेंगे सर बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। इसे बोलते हैं बच्चों चार्ज के बिहाफ पर मास को कंपैरिजन करना। क्या इतना क्लियर समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आया, अब आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। अब दिक्कत ये थी कि जब साइंटिस्ट आपस में उस समय लगे हुए थे हर चीज को, चार्ज वगैरह को जानने में, तो अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट हुए। तो वहीं पर एक टॉपिक निकल करके आया जिसे बोला गया मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि आप चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे? मेथड ऑफ चार्जिंग, किस तरीके से एक कंडक्टर को या किसी भी चीज को आप चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या चार्ज हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क ये था, क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अब बोला गया बिल्कुल हो सकता है, और इसके तरीके होते हैं 3। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 चार्जिंग बाय कंडक्शन, और नंबर 3 चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन के बिहाफ पर आप चार्ज को कैटेगराइज कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर? अब समझते हैं। फ्रिक्शन एक ऐसा टर्म है जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं 11th क्लास में सीखा है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कॉम्ब लेकर के अपने बालों से रब करूं, या कॉम्ब छोड़ो मैं मार्कर को ले रहा हूं, अगर मैं इसे अपने बालों से ऐसे ऐसे रब करूं, ऐसे ऐसे रब करता रहूं और पीस ऑफ पेपर को उठाऊं, तो क्या पेपर उठेगा? बिल्कुल उठेगा। किसकी वजह से? रबिंग यानी फ्रिक्शन की वजह से। तो आपने किया क्या? आपने जैसे ही कॉम्ब को, यानी कि आपने इस मार्कर को बालों से रब करना शुरू करा, तो आपके हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए,
इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कागज जो आपके पास था वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल बॉडी का मतलब कभी भी ये मत समझना कि उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। तो आपने क्या करें, नेगेटिव चार्ज है तो इससे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लग गया, तो कागज उठने लग जाते हैं। ये है फिजिक्स का जादू जो आप लोगों ने क्लासरूम के अंदर देखा। समझ रहे? तो फ्रिक्शन की वजह से भी आपका चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये देखो यहां पर इसने क्या करा, एक सिल्क का क्लॉथ लिया और एक क्या लिया, प्लास्टिक का रॉड लिया, ठीक है, और उसे आपस में रब करना शुरू करा, क्लॉथ को ऐसे रब करा, खूब तेजी से रब करना शुरू करा। तो इसने यहां पर देखा कि जो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे वो सिल्क के क्लॉथ में आ गए। कहां पर आ गए बच्चा पार्टी? सिल्क के क्लॉथ में। अब इस क्लॉथ को किसी भी चीज के पास लेकर जाया जाएगा, मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाए तो ये उसे अट्रैक्ट करेगी। तो आपने देखा होगा काफी टाइम कॉम को आप बालों में ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद हाथ पे लगाएंगे तो क्या होता है, हेयर से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ना बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। अब वो कंफ्यूजन क्या है, एक है हमारे पास इंडक्शन, एक है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर आप बॉडी को कांटेक्ट कराते हैं, जबकि इंडक्शन के अंदर आप बॉडी को कांटेक्ट नहीं कराते। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लेते हैं आपके पास यहां पर एक रॉड है। कैसी रॉड है बच्चा पार्टी? एक रॉड है न्यूट्रल, मान लो आप इसे, या पॉजिटिव चार्ज आपने इसे लिया, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या इतना क्लियर? वापस आपके पास एक रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, और आपके पास जो यहां पर एक मेटेलिक प्लेट है या स्फीयर है वो कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है। क्या इतना क्लियर है? चलिए, तो आपने कहा सर एक पॉजिटिव रॉड है और साथ में हमारे पास एक स्फीयर है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। अब इस रॉड को मैं ले जाकर के इससे टच कराता हूं, तो भाई ये पॉजिटिव है तो अपने पास किसे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो यहां पर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इस रॉड पे आ जाएगा। बाद में आपने इस रॉड को हटा लिया तो आपने क्या किया, यहां पर स्फीयर में कौन सा चार्ज रह गया? सिर्फ पॉजिटिव। तो यहां से ये पता चला कि यार इसका मतलब जो दो चार्ज हमारे पास अगर किसी भी बॉडी में है, हम उन चार्ज को अलग कर सकते हैं, यानी कि आप चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। कोई इसमें दिक्कत और आपत्ति नहीं है। समझ आया? इजी एक्सपेरिमेंट था। तो यहां पर आपने बॉडी को कांटेक्ट कराया, तो बॉडी कांटेक्ट कराने का मतलब क्या होता है? क्या होता है बॉडी कांटेक्ट? मतलब कंडक्शन। क्या मतलब बच्चा पार्टी? कंडक्शन। सिंपल सी चीज। अब हम आगे चलते हैं इंडक्शन के लिए। नेक्स्ट आपके पास है इंडक्शन। इंडक्शन में बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती। क्या इतना क्लियर है? यहां पर आप बॉडी को कांटेक्ट में नहीं कराएंगे। तो आपने क्या करा, अब इसे समझेंगे। देखो आप एक रॉड लाए, सेम पॉजिटिव रॉड लाए न्यूट्रल बॉडी के पास, वापस से पॉजिटिव रॉड लाए न्यूट्रल बॉडी के पास, तो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट थे। अब एक बात बताओ, ये रॉड जब इसके पास आएगी, ये टच नहीं करा है इसने भी, लेकिन क्या इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के इसके इस सरफेस पे आ जाएंगे? हाँ या ना? और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे रेपल होकर दूर भाग जाएगा। तो हुआ क्या बच्चों, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर इसके पास आ गया और दूसरी साइड में पॉजिटिव चला गया उससे रेपल होकर। अब आपने क्या करा, यहां पर अर्थिंग कर दी। अब आप जानते हैं अर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो यहां से क्या हुआ, सारे के सारे जैसे आपने कनेक्ट करा, सारे इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। सारे इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे। अरे हाँ या ना भाई, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को मिलके हटा देगा, एक अपना कंबाइन बना लेगा। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव के साथ, हट गया। ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आपने क्या करा, इसे हटा लिया। क्या आपने बॉडी को कांटेक्ट कराया? नहीं कराया। आपने रॉड को बस दूर रखा था, एक स्फीयर से दूर रखा था, दूर। अब इसने क्या करा, यहां पर और यहां पर इसने पॉजिटिव चार्ज था तो नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रेपल किया, अर्थिंग करी, सारा पॉजिटिव चार्ज भाग गया और क्या बचा अंदर? सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हमारे पास है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिविटी? बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम चार्ज की। अब आपने ये पढ़ा कि भाई जो हमारे पास चार्ज होता है हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, हमारे पास कितने टाइप के चार्ज होते हैं, ये सब चीज हमने पढ़ दी, मास कंपैरिजन भी हमने पढ़ा। अब आता है क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक चार्ज की। तो भाई क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मैं आपको बता दूं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर का मतलब एक समझना, स्केलर मतलब जो दिखे ऐड कर दो। मैं वापस बोल रहा हूं, दो टर्म होते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। समझ आ रहा है? वेक्टर में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आपके पास जो स्केलर है उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं जो दिखे ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लेता हूं आपसे प्लस का 3 कूलम चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, ठीक है, प्लस का 2 कूलम चार्ज है, माइनस का 1 कूलम चार्ज है, माइनस का 5 कूलम चार्ज है। बताओ टोटल कितना हमारे पास चार्ज हुआ? बताओ टोटल कितना हुआ? इर्रेगुलर बॉडी है तो आप बोलोगे सर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर मतलब जो दिखे ऐड कर दो, आपको डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं है। तो आपने बोला सर एक तो है प्लस 3 कूलम, मैंने कहा बहुत बढ़िया।
प्लस कर दोगे आप माइनस का 1 कूलम, मैंने कहा बहुत बढ़िया। प्लस कर दोगे आप यहां पर क्या, प्लस का 2 कूलम, मैंने कहा बहुत सही। और इसके साथ आप प्लस कर दोगे माइनस का 5 कूलम। अब आपके पास जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेट चार्ज हो जाएगा, कितना होगा 3, माइनस का हो जाएगा 1, प्लस का हो जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा भैया ये 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो माइनस का 1 कूलम इसमें नेट चार्ज है। कितना बच्चा पार्टी, इसका नेट चार्ज कितना हुआ, माइनस का 1 कूलम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या करा हम लोगों ने, टोटल चार्ज देखा कितना है, हमें कोई लेना देना नहीं, कहां भाग रहा है चार्ज, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कहीं भी जाए स्केलर है, जो दिखा ऐड करो आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों ने बहुत टाइम ये सुना होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। या एक जगह से दूसरी जगह आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कभी भी ना तो इसे बना सकते और ना कभी इसे डिस्ट्रॉय कर सकते। ये चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी, सिंपल। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, आपके पास जो चार्ज प्रेजेंट है वो इंटीग्रल नंबर में मल्टीप्लाई के साथ प्रेजेंट है, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ NE, N इज अ इंटीग्रल नंबर। समझ आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो देखो क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, हाँ या ना बच्चा पार्टी, कितना होता है 1E 2E हमें देखने को मिल रहा है। Q कितना है हमारे पास, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत जगह अप्लाई होगा। इवन नीट के अंदर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर आए हुए हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा भैया, ये हो जाएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, ये लो सिंपल सी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें याद रखना है। क्लियर, मैंने आपसे कहा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, N क्या है यहां पर 1 2 3 4, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो N क्या बच्चा पार्टी 1 2 3, और ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या इतना क्लियर है, इंटीग्रल नंबर है, इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या इतना क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की, हमारे पास आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, मान लेते हैं मैं दो चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन पे शिफ्ट कर दूं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। अब आप समझना, मैंने बोला एक चार्ज ये रहा और एक ये रहा, अब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका सबके लिए बराबर काम करेगा। तो आपने बोला ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, हम लोग Q1 Q2 ले लेते हैं। Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारे पास R, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, चार्जेस के मल्टीपल के, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। मैं आपको ना ये एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूं, ये वाला चैप्टर आपका 11th क्लास के ग्रेविटेशन के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है। जैसे यहां पर आप लोगों ने पढ़ा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 11th क्लास की ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। अब एक टर्म बताओ, मान लेते हैं मैं दो मैग्नेट ले लूं, दो मैग्नेट लेने के बाद अगर मैं उन्हें दूर करता जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी धीरे धीरे कम हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेट को पास लेकर के आता हूं, एकदम से अट्रैक्शन होता है भयंकर, यानी डिस्टेंस कम कर रहा हूं, फोर्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, फोर्स कम हो रहा है। ये चीज है सारी, समझ रहे हैं आप लोग। ये देखिए, तो आपने क्या बोला यहां पर भैया, बहुत सिंपल सी चीज आपने कहा, सर एक फॉर्मूला होता है दैट F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये है सारा। अब यहां पर R क्या है, डिस्टेंस है, ये देखो एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया आपको दिखाने के लिए, आप चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव लो नेगेटिव नेगेटिव लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या इतना क्लियर, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा पार्टी, हमने लिया R डिस्टेंस हो गया, तो हमारे पास क्या है, ये टर्म निकल के आ गया। अब चलते हैं आगे, आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल। आप लोगों ने क्या देखा, आपने कहा सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 और Q2 के, यानी कि दो चार्ज के बराबर हो गया, हाँ या ना। और मैंने कहा Q1 मैंने यहां पर रखा बच्चों, और Q2 मैंने यहां पर रख दिया बच्चा पार्टी, ये लो दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने R रख दिया, और ये जो मेरे पास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R स्क्वायर के। तो आपने कहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के कांस्टेंट आएगा। मैं ये क्यों करा रहा हूं अभी बताता हूं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है, ये हमारे पास क्या होगा, K इज कांस्टेंट, और K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, कितनी होती है बच्चा पार्टी, 9 इंटू 10 की पावर 9। यही नहीं, अब K की वैल्यू जो आपके पास और होती है बच्चों, वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना क्लियर है, और अगर एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आपसे पूछे तो उसकी वैल्यू होती है 8.85
इंटू 10 की पावर माइनस में 12। ये देखिए, समझ में आया? ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी। इसे आप लोग याद रखना परमिशन से। कैसे याद रखोगे? परमिशन से। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिशन? मान लेते हैं आप क्लास के अंदर बैठे हैं 5 जने, और मैं किसी 2 बच्चों से बोलूं कि भाई बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2 यानी पिंटू और सिंटू क्लास के बाहर जा सकते हैं, बाकी कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने क्या करा? पिंटू और सिंटू को बाहर जाने की परमिशन दे दी। तो यही बता रहा है कि अगर हमारे पास एक मीडियम और दूसरा मीडियम प्रेजेंट है, क्लियर, और वो मीडियम अलाउ करता है दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, तो इसका मतलब वो परमिटिविटी हो गया। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। आपको ना याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसे हमें याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये चीज याद रखनी है। इसके बिहाफ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम लोगों को करने हैं। क्या इतना क्लियर है? ये टॉपिक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देख, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? काफी टाइम में फिजिक्स में बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, और आप लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है, आपसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स। क्या पूछा है आपसे? फोर्स, ठीक है, बिटवीन स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ, आपको चार्जेस दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है बच्चा पार्टी? 2 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम और 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आपसे बोला गया, अगर मैं डायग्राम बनाने की बात करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक Q1 है हमारे पास यहां से लेकर के, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक, और एक हमारे पास Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R। ये हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है ये कि फोर्स कितना होगा। तो एक बात बताओ, क्या हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है? अरे भाई पढ़ा है। क्या होता है हमारे पास? बताओ। एक फॉर्मूला था F = K था सर, Q1 था सर, Q2 और अपॉन में R² था। मैंने बहुत बढ़िया यार, ये तो सही है, याद है इस बच्चे को। आपने कहा सर आपसे फोर्स पूछा है, तो इट मींस आपको ये वाली टर्म पता होनी चाहिए। अगर हमें ये वाली टर्म नहीं पता तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हाँ या ना? तो मैंने कहा सही बात है। तो आपने कहा सर इसे इजीली सॉल्व करने का एक तरीका है। मैंने कहा क्या? बच्चा कहता है हमें याद है K की वैल्यू क्या लिखी थी? 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। ये देखो मैंने कहा 9 × 10 की पावर 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा Q1 और Q2 आपको गिवन है। देखो आपको ये जो दिया हुआ है ये क्या है? Q1 है, और आपको ये जो दिया हुआ है बच्चों ये क्या है? ये Q2 है। आपको Q1 और Q2 गिवन है। क्या इतना क्लियर? अब आपने कहा मल्टीप्लाई में Q1 कितना है? 2 × 10 की पावर माइनस में 7, हाँ या ना? इसे थोड़ा सा साइड में खिसका देंगे, हमसे फोर्स पूछा है, ये लो, ठीक है। और Q2 कितना बच्चा पार्टी? ये हमारे पास 3 × 10 की पावर माइनस में 7। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अप्रोच देख रहा हूं यहां पर, और अपॉन में आ गया R²। R कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। R कितना दिया बच्चों? R दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि R को मैं 0.3 मीटर लिख सकता हूं स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, हाँ या ना? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि ये भी आपके पास एक ऐसा यूनिट है कूलम। समझ आ रहा है? चलिए, और अपॉन में R² मतलब 0.3 का हमारे पास आ गया होल स्क्वायर। सॉल्व करना है, आंसर इज योर्स। तो 9 × 10 की पावर 9 भैया, इंटू में कितना हो गया? 2 × 10 की पावर माइनस का 7, इंटू में 3 × 10 की पावर माइनस का 7, अपॉन में आ गया 0.3, इंटू में 0.3। समझ आ रहा है? अब आपको ना कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है। कभी भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं। आपको फिर इसे सॉल्व कैसे करना है? पहले 10 की सारी पावर को एक जगह रख लो, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड को एक जगह कर लो, तो आपको ना इजी हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। एक बार इन वैल्यूज को देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? 9 × 10 की पावर 9, समझ गए हम लोग। तो फोर्स कह रहा है आपसे 9 × 10 की पावर 9, इंटू में क्या था बच्चा पार्टी? ये देखो इंटू में क्या था हमारे पास? 2 और 3, 2 × 10 की पावर माइनस 7, और सेम फॉर दिस 2 × 10 की पावर माइनस में 7, 3 × 10 की पावर माइनस में 7, और डिवाइड करने को बोल रहा है ये R से। R कितना है? 0.3, 0.3 मल्टीपल बाय 0.3। अब करना क्या है? देखो मैं आपको ये पहला क्वेश्चन इसलिए सिखा रहा हूं जिससे आपको ये पता चले कि अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, उसे इजी कैसे बनाते हैं। यहां पर ना सारे ऐसे वैल्यू लिखो, 9 एक जगह लिखो, 2 एक जगह लिखो, 3 एक जगह लिखो। अपॉन में क्या लिखेंगे? अच्छा एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी चीज बताओ, अगर मैं यहां से इस पॉइंट को हटाऊं और यहां से इसे, तो क्या ये ऊपर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 हो जाएगा? एक 10 इसका और एक 10 इसका, तो ये हो गया 10 की पावर 2। मैंने कलर चेंज करा जिससे आपको समझ आए। अब देखो ऊपर कितना हुआ? 9, 2 और 3, ठीक है। नीचे कितना हुआ? 3 × में 3, और ऊपर अब 10 की वैल्यू देख लो सारी, कितना हो गया? देखो 10 की पावर माइनस में 7, माइनस में 7 और प्लस का 2, ऐड हो जाती है ना पावर, तो हाँ या ना? समझ आ रहा है? अब देखो कितनी ईजी हो गई कैलकुलेशन, बहुत ईजी हो गई आपके लिए।
करना क्या है, 3 से 3 कैंसल, ये 3 से ये 3 चला गया 3 टाइम्स, कितना बचा, मल्टीप्लाई कर लो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 10 की पावर पे आते हैं, 10 की पावर कितनी है भाई, -7, -7 कितना हो गया, माइनस का 14, और उसमें 2 गए तो कितना हुआ, माइनस का 12। तो आंसर आया माइनस का 12, ये आया हमारे पास न्यूटन। ये आ गया आपके पास फोर्स, ये देखिए, ये देखो बच्चा पार्टी, ये देखिए आप, बड़ा भयंकर एकदम, ये देखो आ गया, समझ आया। मतलब बड़ी कैलकुलेशन देख करके आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सबको एक तरफ लिख लो, और फिर 10 की पावर को सबको एक साथ ले लो, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, नीचे अगर पॉजिटिव होती है ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। क्वेश्चन डन, अगले क्वेश्चन पे चलें। बहुत बढ़िया, चले बच्चों, और आपको करना क्या है ना, इसे स्लाइड को यहीं पर रोककर सबसे पहले इसे सॉल्व करने का ट्राई करो, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे साथ मैच करना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल, देखो आपसे बोलेगा 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, आपसे बोला गया भैया 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है, ए और बी, ये लो सिंपल सी चीज, ठीक है। हैविंग चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्वेश्चन साथ साथ देखते रहना। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट व्हाट, सर्टेन डिस्टेंस लिख दिया, और उसने बोला कुछ फोर्स एक्ट कर रहा था जिसे हमने नाम दिया एफ। अब इसने कहा क्या, इसने कहा दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है एफ, और एक डिस्टेंस आपने बना दिया, डिस्टेंस लिया आपने आर, कितना लिया बच्चा पार्टी, आर। उसके बाद कह रहा है इफ 20% चार्ज, इफ लिखा है, मैंने बोला इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, तो उस पर लगने वाला फोर्स में क्या होगा, मतलब नया चेंज क्या होगा फोर्स के अंदर। क्वेश्चन समझाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो सबसे पहले क्या कहा, एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपसे बोला केस 1, इसमें दो केस दिए हैं। पहले वाले केस के अंदर इसने क्या कहा, एक रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और दूसरा रखा है यहां पर माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में लगने वाला डिस्टेंस है भैया आर, ठीक है। और बच्चों यहां पर इसने बोला कि फोर्स हमारे पास हो गया एफ। जब हमारे पास ये सारी कंडीशन थी तो फोर्स हो गया एफ, ये पहला केस बोल रहा है। दूसरे केस में उसने कहा, केस 2 में हमारे पास क्या हुआ, एक नया चार्ज निकल कर आया, कितना निकल कर आया, आपने बोला कि सर इसमें से 25% चार्ज, इसमें से प्लस क्यू में से, अब डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, ये देखो ये माइनस क्यू, डिस्टेंस हमारे पास क्या रहा, आर रहा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है सेम सिचुएशन है ऊपर वाली, लेकिन क्या हुआ देखो, एक ट्विस्ट उसने दिया कि यहां से 25% चार्ज को उठाकर यहां पर दे दिया गया। 25% चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, तो आपने कहा सर ए से ट्रांसफर हुआ बी की तरफ, यानी प्लस क्यू से ट्रांसफर हुआ कहां पर, माइनस क्यू की तरफ। क्या इतना समझ में आ गया, यही बोल रहा है ना, 25% चार्ज ऑफ ए एंड बी, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट। क्या इतना क्लियर है। तो अब बताओ यहां पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्या इतना क्लियर। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मान लेते हैं आप दो भाई हैं, एक यहां बैठा है एक यहां बैठा है, क्लियर, एक हीरा और एक हीरा। मैंने कहा दोनों के पास 1 kg चॉकलेट है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहा मैंने, दोनों के पास 1 kg चॉकलेट। आपने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये ए वाला बड़ा भाई है और बी वाला छोटा भाई है, तो क्या बड़ा भाई अपने कुछ चीज में से छोटे वाले को दे देगा कि ले चल तू खा ले, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बड़ा भाई हूं। क्या इतना क्लियर। तो उसने क्या करा, ए वाले ने 25% चॉकलेट उठा करके बी वाले को दे दी। तो क्या ए वाले ने जब चॉकलेट दी है तो ए में से माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 25%। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। क्या इतना क्लियर। और किसे दी है चॉकलेट, बी वाले को दी है, तो जिसके पास चॉकलेट गई है उसमें ऐड हो जाएगी, कितनी ऐड होगी, 1/4 ऐड हो जाएगी। दैट्स इट। अगर इतना समझ में आ गया इट मींस क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देखो आपसे हो जाएगा। ये नीट में आया हुआ सबसे टफ क्वेश्चन माना गया था, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो गया व्हाट इज 25% और कैसे ट्रांसफर होगा। घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं वैसे करो। देखो आपने कहा सर जब हमारे पास क्यू था, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस क्यू था, जब आपके पास ये प्लस क्यू था, अब आपने क्या करा, यहां से 25% उठा करके इधर ट्रांसफर कर दिया 25% को। क्या इतना क्लियर। या चलो एक जगह पर आपने लिखा हुआ है, हाँ या ना। तो मैंने बोला एक बनेगा हमारे पास Q1, Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस क्यू में से माइनस कर दो Q/4 को। भाई 1/4 माइनस करना था ना, आपने कर दिया, तो आंसर आएगा 3Q/4। ये आया आपके पास Q1। फिर आपने कहा सर Q2 में ये चार्ज आपका जाएगा, तो वहां पर ऐड कर दो, यहां तो माइनस करा वहां ऐड कर दो। ऑलरेडी कितना था, -Q। अब आपने ऐड कितना कर दिया आपके पास, Q/4। तो ये कितना हो गया बच्चा पार्टी, बोलो भाई ये कितना हो गया, -3Q/4। ये कितना हो गया, -3Q/4। इतना क्लियर है। ये हमारे पास Q1 और Q2 आ गए, और पहले और दूसरे फोर्स के अंदर हम अंतर निकाल लेंगे। सिंपल सी चीज है। देखो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, केस 1 को सॉल्व करेंगे पहले,
केस 1 के लिए आप लोग क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, ऐसे। तो आपने कहा सर जो केस 1 था उसमें Q1 Q2 चार्जेस था, तो फोर्स आया K, Q1 Q2, इवन क्या था हमारे पास Q और Q, यही तो था। माइनस को हटाओ फिलहाल के लिए, मैग्नीट्यूड आपने लगा दिया वो हटा दिया, माइनस साइन सिर्फ आपको एक सिंबल बता रहा है, दैट्स इट। आपने कहा Q स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास फोर्स निकल के आ गया, ये था। तो फोर्स हमारे पास था F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। क्या था भैया फोर्स, F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन यहां से हमारे पास स्टार्ट हुआ, अब केस 2 के अंदर हमारे पास क्या होगा बताओ, बताओ बच्चा पार्टी। केस 2 में क्या होगा, जो फोर्स होगा बच्चों जो आपको निकालना है वो होगा K, और ये होगा 3Q/4, ये भी कितना था, माइनस का था 3Q/4, हाँ या ना, और अपॉन में कितना हो गया R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। इसे ले लो F डैश, इसे F डैश ले लो, ये लो। अब हमें करना क्या है, F अपॉन में F डैश करना है, हमारा आंसर डन। हमें क्या करना है भैया, F अपॉन में F डैश करना है, तो हमें क्या करना है, F अपॉन में F डैश कितना हो जाएगा बताओ। F की वैल्यू कितनी आ रही थी, K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, तो आपने लिखी यहां पर, आपने लिखा सर K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, F डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी, अपोजिट हो जाएगी भाई, अपॉन में तो अपोजिट हो जाएगी, कितना होगा बताओ, ये होगा R स्क्वायर अपॉन में K इंटू में 3Q/4 इंटू में 3Q/4, हाँ या ना, ये हमारे पास आ गया। क्या इतना क्लियर, डन। अब देखो, अब यहां से काट पीट मचा दो, आंसर इज योर्स। R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, पक्का, और देखो K से K चला गया, हाँ या ना, और इसके Q स्क्वायर से एक Q ये गया और एक Q ये चला गया, आंसर आपके सामने है। अब हमें करना क्या है, देखो F अपॉन में F डैश आएगा आपके पास, ये देखो कितना आएगा, ये हो गया 1 अपॉन में 9/16। क्या मैं इसे 16/9 लिख सकता हूं इस तरीके से, तो F डैश को मुझे निकालना था, F डैश मुझे निकालना है, तो F डैश कितना आएगा बताओ, इधर जाएगा, ये आएगा 9F/16, और ये है आपका आंसर। ये देखो, आपको ना ये सॉल्यूशन बड़ा लग रहा होगा कि कितने भयंकर तरीके से सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आप स्टेप समझ गए तो आंसर आ गया। एक बार समझते हैं, Q1 Q2 दोनों हमारे पास क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने फोर्स का फॉर्मूला लगाया K Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, डन। Q स्क्वायर क्यों, क्योंकि Q1 Q2 बराबर थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने A में से 25% हटाया, B को दे दिया, तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से प्लस कर दो, दैट्स इट। यहां से माइनस करके यहां पर प्लस कर दो, इतना करना है। फिर नया फोर्स निकाला, दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा भैया, 9F/16। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होगा, 9F/16, बी ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक, क्लियर है। देखो सॉल्यूशन की वजह से बच्चों को बड़ा लग रहा था, डरावना क्वेश्चन नहीं है, इजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए, बड़ा सिंपल, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी गिवन हो पहले उसे लिख लो, फिर जो पूछा हो उसे लिख लो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज हम लोग यहां पर करते हैं, ये देखिए आपसे बोला है क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ पढ़ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये हमारे पास आ गया, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आयंस इन इज आपको दिया हुआ है 3.7, मतलब आपको फोर्स गिवन है, तो जो भी गिवन है मैं साथ साथ लिखता रहता हूं, ठीक है। तो आपको बच्चों गिवन है यहां पर फोर्स, कितना गिवन है भैया, 3.7 इंटू में 10⁻⁻⁹ न्यूटन, ये हमें गिवन है फोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब जब दोनों को सेपरेट किया गया, यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहा है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10, तो हमारे पास जो आर है वो हो गया 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, क्योंकि मुझे किस में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, फोर्स भी तो एसआई यूनिट न्यूटन में ही है ना, तो हमें ये भी किस में चाहिए, एसआई यूनिट में। नेक्स्ट, अब कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये तो गिवन था, अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, हर एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, यानी एन पूछ रहा है आपसे, इंटीजर याद आ रहा है, तो आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी, एन पूछा है, क्या हो जाएगा, हाँ या ना। अब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद आ रहा होगा जो हम लोगों ने पढ़ा था, Q इक्वल टू NE, समझ आ रहा है। तो अब मैं यहां पर अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा और आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मेरे को पता है, मैं क्वेश्चन को समझा दूं अगर, तो आपसे बोला गया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहां पर Q रखा गया, यहां पर Q रखा गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस था R आपको गिवन है, क्या इतना क्लियर है। आपसे पूछा है N कितना होगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं जानता हूं बच्चों, यहां से क्या जानता हूं, दैट Q इक्वल टू क्या होता है, NE, मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इस चीज को जानता हूं। इसके बाद मुझे N अगर पूछा है तो क्या वो Q अपॉन में E हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट से चलना, हाँ या ना। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, Q, और ना ही मेरे को Q कहीं पर दिया गया है,
तो इट मींस मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है, चार्ज निकालना है यहां से। क्या इतना क्लियर? क्या मेरे को जो वैल्यू गिवन है मैं उनके थ्रू चार्ज की वैल्यू को निकाल सकता हूं? बहुत आसानी से। मेरे पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, F इजिकल टू के Q1 Q2 बराबर में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या Q1 Q2 दोनों सेम है? तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं बच्चों, F इजिकल टू के Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर? ये बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? बहुत सही। अब इसके बाद आगे क्या करना है? आपने क्या करा, इसे आगे की तरफ लेकर के आएंगे। मैं यहां से चार्ज निकाल दूं। मैंने बोला सर ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। आपने कहा एफ आर स्क्वायर अपॉन में के, हाँ या ना? अब मुझे अगर Q निकालना है तो Q हो जाएगा रूट में एफ आर स्क्वायर अपॉन में के। ये लो। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां से Q निकाल सकता हूं? फोर्स मेरे को गिवन है, R मेरे को गिवन है, 9 मैं जानता हूं, मतलब सॉरी K मैं जानता हूं। क्या इतना क्लियर? तीनों टर्म मेरे को पता है। Q निकल के आ जाएगा, इस Q की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए आप लोग, आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है। अगर हम लोग देखें यहां पर कैसे वैल्यू को पुट करेंगे, तो आपने कहा सर चार्ज बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में के, और सारी वैल्यू रूट में थी। तो आपने कहा फोर्स कितना दिया है, 3.7 इंटू में 10 की पावर माइनस में 9, इतना ही दिया हुआ है। अब आर आपको कितना दिया है, इंटू में 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, और अपॉन में क्या आएगा, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये लो सबका रूट, ये देखो समझ में आया। अब करना क्या है, अब एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर है रूट से बाहर आकर हट जाएगा। कहने का मतलब स्क्वायर हट जाएगा रूट से बाहर आकर, तो वैल्यू रह जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो एक वैल्यू तो रूट से बाहर आ गई। मैं 9 को भी इजिली बाहर ले सकता हूं 3 लगाकर, हाँ या ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखो बच्चा पार्टी, थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, 3.7 इंटू में 10 की पावर माइनस में 9 है, ये वाली 10 की पावर भी ऊपर जाएगी। तो जब ऊपर वाली माइनस में है, नीचे वाली प्लस में, नीचे वाली ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। क्या इतना क्लियर है? अब आपने कहा ये वाली -9 अपॉन में हो गया बच्चों 9, ये है आपके पास रूट में वैल्यू। और अगर मैं देखूं मल्टीपल में क्या आएगा हमारे पास, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 10, हमारे पास ये चीज निकल कर आ गई। अब आपने कहा सर इसे सॉल्व करने का बताइए, 9 बाहर आ जाएगा, ऊपर ही कितना होगा 10 की पावर 18, पहले लिख लेते हैं 3.7 इंटू में 10 की पावर माइनस का 18 अपॉन में 9, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में आपका एज इट इज चल रहा है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 10। अब आपने कहा कि जब इस वैल्यू को आप आगे लेकर के जाएंगे, ये देखिए आपने कहा सर इसे ऊपर लेके जाते हैं यहां पर, तो Q कितना हो जाएगा, एक बात बताइए, रूट में 3.7 लिख लूं इसे, रूट में 3.7 इंटू में 10 की पावर 18 था, बाहर आके कितना हो गया 9, बाहर आके कितना हो गया 9। क्या इतना क्लियर? ठीक है, अपॉन में आ गया यहां पर 3 और इंटू में 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 10, ठीक है। रूट 3.7 होता है 1.92। अब मुझे तो पता है, आपको नहीं पता होगा तो उसे एज इट इज भी छोड़ देंगे तो दिक्कत नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जिसे आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो टेंशन मत लेना। आपने लिखा 1.92 इंटू में 10 की पावर माइनस में 9, ये हो गया हमारे पास माइनस का 10, ये देखिए ये हो गया माइनस का 10, ठीक है, इंटू में हो गया 5, अपॉन में हो गया हमारे पास 3। क्या इतना क्लियर? तो कितना बनेगा ये, लगभग लगभग हमारे पास हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी 10 और 5 निम 45 और 1 46, 5 4 9 अपॉन में 2 0, ये हो गया 3 इंटू में 10 की पावर कितना हो गया हमारे पास माइनस का 19, ये है मेरे पास Q, इतना आ रहा है मेरे पास Q, ये लो, ठीक है। अभी और भी सॉल्व हो जाएगा ये, और भी इसे एग्जैक्टली मैं करना चाहूं तो यहां से ऐसे कर सकता हूं, 3 3 9 3 दूनी 6 0, तो Q बराबर में आ जाएगा बच्चों आपके पास 3.20 इंटू में हो गया भैया 10 की पावर माइनस में 19, अपॉन में हो गया, खत्म, अपॉन तो खत्म ही हो गया, ये लो, ये इतना आया Q। अब Q आ गया, क्या निकालना था मेरे को, N निकालना था। तो देखो कितना सिंपल है। पता है आपको फिजिक्स में दिक्कत कहां पर आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कैलकुलेशन स्टेप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको कैलकुलेशन से नहीं घबराना, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख गए इट मींस आप लोग फिजिक्स सीख गए, कुछ नहीं करना फिर। अब देखो क्या था हमारे पास, n बराबर में क्या हो जाता है, Q इक्वल टू एन ई, एन बराबर Q बाय ई, बिल्कुल सही, Q इक्वल टू एन ई, हाँ ठीक है। अब आपको Q की वैल्यू वहां लगानी है और n आपके पास आ जाएगा। देखो कितना होता है हमारे पास, ये कितना 3.20 आ रहा है, तो 3.20 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 अपॉन में हो जाएगा, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19,
यार एक बात बताओ, क्या ये 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 से कैंसिल? हाँ या ना? बहुत सही। 1.6 और 3 16 दूनी 32, करीब करीब n बराबर आ जाएगा 2। n बराबर कितना आ जाएगा 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग थे? 2 मिसिंग थे। क्या इतना क्लियर? तो अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग कॉम को बालों में रब करके वो जो जादू दिखाते थे उसके पीछे का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इतना क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसके पीछे का रीजन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, अट्रैक्शन। और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीख लिया यहां पर कैसे कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। और याद रखना बच्चों, मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में एक नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।